और चलिए इसे रुक करते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 126वां एपिसोड। प्रदेश भर में अलग अलग बूथों पर नेता और पदाधिकारी जो है सुनेंगे, ये सुनते हैं। अपना परचम लहरा रही है। आज वे ऐसी चुनौतियों के भी पार कर रही हैं जिनकी कल्पना तक मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप समंदर में लगातार 8 महीने रह सकते हैं? क्या आप समंदर में पतवार वाली नाव यानी हवा के वेग से आगे बढ़ने वाली नाव से 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं? और वो भी तब जब समंदर में मौसम कभी भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, लेकिन भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन 2 जाबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ये दोनों ऑफिसर्स हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हेलो। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा दोनों हैं आप साथ में? जी सर, दोनों है। चलिए आप दोनों को नमस्कारम और वणक्कम। वणक्कम सर। नमस्कारम सर। अच्छा, सबसे पहले तो देशवासी सुनना चाहते हैं आप दोनों के बारे में, आप जरा बताइए। सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना हूँ और मैं इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक्स कैडर से हूँ सर। 2014 में कमीशन हुई थी सर और मैं केरला में कोझिकोड से हूँ। सर, मेरा फादर आर्मी में थे और मेरा मदर हाउसवाइफ है। मेरा हस्बैंड भी इंडियन नेवी में ऑफिसर है सर और मेरा सिस्टर एनसीसी में नौकरी करती है। जय हिंद सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा हूँ और मैं नेवी 2017 नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन काडर में ज्वाइन किया है। और मेरे फादर तमिलनाडु से है और मेरे मदर पौंडीचेरी से है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे सर। एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली और मेरी मदर होम मेकर थी। अच्छा दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है। और मैं पक्का मानता हूँ ये कोई सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयाँ आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर। और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो कैसे मैनेज करना, ये सब के बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। सर, पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहाँ से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। और वहाँ पे एक सेल बोट में पहुँचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर। और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सेल बोट से ये दुनिया का सर्कम नेविगेशन जो किया है उनका नंबर माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाला के नंबर से बहुत कम है। और एक्चुअली जो सेल बोट से अकेले जो सर्कम नेविगेशन करते हैं उनके नंबर जो स्पेस में गए हैं उनके नंबर से भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स जर्नी के लिए बहुत टीम वर्क की जरूरत होती है।
और वहाँ तो टीम में आप 2 ही ऑफिसर्स थे। आप लोगों ने कैसे मैनेज किया इसको? जी सर, ऐसे यात्रा के लिए हम दोनों को एक साथ मेहनत करना पड़ता था। और जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे, और हम बोट रिपेयरर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर, और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। एक्चुअली सर, हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट थी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि ये समुद्री दुनिया तो ऐसी है जहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? सर, हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस सब थे सर। हम इस एक्सपेडिशन में कई चैलेंजेस फेस करना पड़ा। स्पेशली सर, सदर्न ओशन में हमेशा मौसम बुरा होता है। हमें 3 तूफानों को भी फेस करना पड़ा। और सर, हमारा बोट सिर्फ 17 मीटर का है और लेंथ में उसका विड्थ है सिर्फ 5 मीटर। तो कभी कभी कुछ लहरें आती थी जो 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी थी सर। और हमने बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों फेस किया है हमारा जर्नी में। अंटार्कटिका में सर, जब हम सेल कर रहे थे, हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 90 किलोमीटर पर आवर का हवा दोनों एक साथ हमको सामना करना पड़ा था। और हमने ठंड से बचने के लिए 6 to 7 लेयर कपड़े एक साथ पहनते थे, और पूरा सदर्न ओशन हमने ऐसी 7 लेयर ऑफ क्लोथिंग से किया सर। एंड कभी कभी हम गैस स्टोव लेके हमारा हाथ को गर्म करते थे सर। और कभी ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं होता है और हम सेल्स पूरा नीचे करके हम ड्रिफ्ट होते रहते हैं। और ऐसे वाले सिचुएशन में एक्चुअली सर हमारा पेशेंस टेस्ट होता है। लोगों को सुन करके भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की बेटियां ऐसा कष्ट उठा रही हैं। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग देशों में रुकती भी रही, वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था? जब भारत की 2 बेटियों को लोग देखते होंगे तो उनके मन में बहुत सारी बातें रहती होगी। जी सर, हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी सर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली और साउथ अफ्रीका सर। हर जगह पे एवरेज कितना समय रुकना होता था? सर, हमने 14 डेज स्टे किया सर, एक जगह पे। एक जगह पे 14 डेज? करेक्ट सर। और सर, हमने दुनिया के हर कोने में भारतीय को देखे सर। वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमको ऐसे लगा कि हमारा जो सक्सेस है सर, वो अपना भी सक्सेस समझते थे। एंड हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमें बुलाया, वो हमें बहुत मोटिवेट किया सर। और हमेशा ये ऐसे सब चीज होता है सर, हमें बहुत गर्व होता था। और जब न्यूजीलैंड में गए तब माओरी लोगों ने हमें स्वागत किया और हमारा भारतीय कल्चर के लिए बहुत रेस्पेक्ट दिखाया सर। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, पोर्ट स्टैनली एक रिमोट आइलैंड है सर, वो साउथ अमेरिका के पास है। वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3500 है सर। लेकिन वहाँ हमने एक मिनी इंडिया देखा। एंड वहाँ पे 45 इंडियंस थे। उन्होंने हमें अपना समझा और हमें घर जैसा महसूस कराया सर। अच्छा, देश की उन बेटियों के लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेगी जो आपकी तरह ही कुछ अलग करना चाहती हैं? सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा बोल रही हूँ अभी। मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपने दिल लगा के मेहनत किया तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुआ है, वो कुछ मैटर नहीं करता। सर, ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में और गर्ल्स और विमेन डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में शामिल होकर देश का नाम रोशन करें। दिलना और रूपा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा साहस आपने किया है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित करेगी। ऐसे ही तिरंगा लहराते रहिए। भविष्य के प्रयासों के लिए
आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम, नमस्कारम। नमस्कार सर। साथियों, हमारे पर्व त्योहार भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। साथियों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। साथियों, खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और इनोवेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण तमिलनाडु के याज नेचुरल्स का है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम साल्वाराज जी ने कॉरपोरेट नौकरी छोड़ एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने उन्होंने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर है। सफलता की ये सभी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था।
सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में स्वयं को समर्पित कर रहे प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार है। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया था। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। साथियों, रामायण का ये प्रभाव उसमें समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया था। इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण होते हैं। इसलिए साथियों, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कला, साहित्य और संस्कृति की सबसे खास बात होती है कि ये किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती। इनकी सुगंध सभी सीमाओं को पार कर लोगों के मन को छूती है। हाल ही में पेरिस के एक कल्चरल इंस्टीट्यूट सौंथ मंडपा ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस सेंटर ने भारतीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना व्यापक योगदान दिया है। इसकी स्थापना मिलेना साल्विनी ने की थी। उन्हें कुछ वर्ष पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैं सौंथ मंडपा से जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब मैं आपको 2 छोटी ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं। इन पर ध्यान दीजिएगा। दयालु सित किंसितना मिनिह कौरुंदो
මසබඳේ මිනිහා ගැන සොඳිනේ නෑනු වෙදෝ බිඳ කුදු සිතුවේ दयालु सितकिन सितना। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय दीदी से सादर आग्रह, एक बार बहनों जोरदार तालियां बजाएं। और अब बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश में नवाचार, इच्छा शक्ति, नारी सशक्तिकरण और इन भावों को लेकर के एक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जोरदार तालियों से सीधा आमंत्रित करें। उनके उद्बोधन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करता हूं। और स्वदेशी के संकल्प को जब भी आपको बताते चले, संपूर्ण भारत में नवरात्रि पर्व एक स्वदेशी पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में स्वदेशी संकल्प पत्र की भी आप हम सब आए हुए एक व्यक्तित्वों को संकल्प दिलाएंगे, नारी शक्ति को। जोरदार तालियां बहनों, सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जगदीशपुर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। एपिसोड में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमने सबने लगभग आधे घंटे उनकी पूरे देश को लेकर, देश की अलग अलग संस्कृति के अंदर अलग अलग उल्लेखनीय घटनाओं के साथ हमारे देशवासियों ने जो उपलब्धियां हासिल की वो सब बताने का प्रयास भी किया। आज के दिन उन्होंने शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर जी, ये जो हमारी ऐसी अद्वितीय हस्तियां रही है, आज़ादी के पहले शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के युवाओं का मान बढ़ाते हुए आज़ादी की ललक से पूरे देश को एक तरह से आंदोलित करते हुए अपनी आज़ादी के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए दुनिया की तरफ भारत की आज़ादी के उस आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। लता मंगेशकर जी की आवाज ही काफी है। नई पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी भी कितने साल तक आज़ादी के पहले से लगा करके हमने माँ सरस्वती को देखा सुना नहीं, लेकिन लता मंगेशकर के गायन से समझ में आता जब लता जी इतना अच्छा गाती है तो वास्तव में माँ सरस्वती का कंठ कैसा होगा, ये उसका प्रतिध्वनि तो आती है। कोई भजन हो, कोई होली का गाना हो, दिवाली का गाना हो, किसी प्रकार के कोई स्वर में अगर लता मंगेशकर जी की आवाज हो जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम से लगा करके लता मंगेशकर जी ने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी और उतनी बड़ी उम्र में कम उम्र की बच्चियों के लिए भी जो गाना गाते हैं, वो भी क्या आवाज उनकी थी। परमात्मा की कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसी कोई आवाज वाली हस्ती मिलती है। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारे चीजों की सौगात दी। उसमें से उन्होंने हमारे बीच भूपेन हजारिका, असम के बहुत बड़े गायक के बारे में बताया। 2 बेटियों ने, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमारी बहनों की ताकत क्या होती, आप बताओ। 2 हमारी इस देश की देशभक्त नारियों ने पूरे दुनिया की परिक्रमा अपने बोट के माध्यम से करी, नाव के माध्यम से। बताओ क्या काम असंभव है। बहनों के हाथ में आज के इस दौर में एहसास कराया माननीय प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा 15 फीट चौड़ी और 17 थी 51 फीट लंबी उस नाव से पूरे दुनिया की परिक्रमा कराते हुए कहां से कैसे कैसे। उन्होंने कहा कि वो नाव जब जा रही थी तो 3 मंजिल ऊंची लहरें उठी। अब 3 मंजिल ऊंची लहरें उठे और 2 हमारी बहनें उसमें नाव में सफर कर रही है। उन्होंने कहा बारिश का मौसम हो, भयानक गर्मी हो, भयानक ठंड हो, हड्डी कपाने वाली ठंड, सब मौसम से निकल कर
हमारी बहनों ने अपनी यात्रा पूरी करी, जोरदार अभिनंदन एक बार फिर करें। यह हमारी माता बहनों की ताकत का प्रकटीकरण था और ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने दुनिया के सामने उन यात्रा तो कई करी आते हैं, लेकिन यात्रा को संसार के सामने ला करके प्रतिष्ठित करना ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जगदीशपुर, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भार जगत पसारे हाथ। उड़ीसा का जगन्नाथ का मंदिर और उड़ीसा से पूरे देश के 4 धाम में से एक धाम का स्मरण, और जगदीशपुर की बात करते तो देश का वो पूरब वाला हिस्सा जहां से हमारी अपनी संस्कृति दुनिया में जाती थी। ऐसा कहते हैं वहां सूर्य मंदिर भी है, अद्भुत स्थान है। हमारे इस देश के अंदर सबसे पहले सूर्योदय उस तरफ से ही होता है। तो ऐसे में जगदीशपुर के नाम पे ये जगदीशपुर और जय जगन्नाथ करते संसार में भगवान का स्मरण भी करें और मनुष्यता की भी जय जय करें। और आपके यहाँ इस भोपाल राजधानी की शुरुआत की यहीं जगदीशपुर से हुई थी। गोंडवाना साम्राज्य का ये किला उस काल से अपनी अलग छटा लेके आया है। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने सारे बंधुओं को, यहाँ के विधायक विष्णु खत्री जी को, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी तीरथ जी मीणा को और सारे मित्रों को, साथ राहुल कोठारी जी को। वास्तव में मैं भी पहली बार आया और ऐसा लगा कि यहाँ न आकर गलती कर रहा। राघवेंद्र जी आप भी बैठे, बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन इतने बड़े राज्य में वास्तव में नीचे तक जा करके और अपनी खुद की राजधानी भोपाल की पुरानी राजधानी ये जगदीशपुर थी, ये देख करके आनंद आया। और ऐसा लग रहा है कि बहुत संभावना है यहाँ पे, चारों तरफ की खूबसूरती और इतने अच्छे लोग। आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बहनें भी बड़ी संख्या में और बहनों के पीछे भाई अपने अपनी आलकी पालकी लगा करके बस पत्तल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज ये भोजन नहीं मिल रहा है, अपने को भजन मिल रहा है अपने द्वारा भी। और नवरात्रि का पर्व है तो वो तो आनंद है ही सही। अगली बार आओगे तो पंगत भी लगवाएंगे, पक्का है। लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? आज इतने ही कर ले, नवरात्रि का उपवास मान ले, पक्का है। दोबारा आएंगे और यही पंगत लगा करके। आर्कियोलॉजी वाले अगर मना करेंगे तो बाहर कर लेंगे। आर्कियोलॉजी के कुछ नियम भी रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं तो उनकी बात भी मानना पड़ती है। लेकिन आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। एक बात जरूर दोहरा रहा हूँ, ये हमारे त्योहार है, हमारी हिंदी बहुत समृद्ध है, सारी भाषा है, हम भी कई बार इसको वापर लेते हैं। तो ये हमारी मंगल तिथियां हैं। मंगल तिथि कौन कौन सी? नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, दिवाली, दशहरा। ये कोई अंग्रेजी तिथि से नहीं है, इसलिए ये मंगल तिथि ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होती है। जब हमारी गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर के पूरे साल की तिथियों का आकलन है, वो तिथियों के आधार पर इतने पक्के वाले हैं हम लोग कि जब अमावस्या तो भगवान भी आ जाए तो चंद्रमा को नहीं दिखा सकता है क्या? जोरदार ताली बजाओ पंचांग बनाने वालों। जिनने कहा कि अमावस्या तो अमावस्या ही रहेगी, रात पूरी काली रहेगी, उसमें कोई चंद्रमा नहीं दिखने वाले। और जब कह दिया सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो भले ही सूर्य भी चाहे तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से दोनों नहीं बच सकते, वो ग्रहण रहेगा ही रहेगा। ये समय गणना का बारीक सिद्धांत, जिसके आधार पर हमारे सभी ग्रह नक्षत्रों की इस गिनती का हिसाब अपने पंचांग के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से होता है। तो इन तिथियों में हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर नवरात्रि भी आती है, दशहरा भी आता, दिवाली भी आती है। तो इसलिए मंगल तिथि है, और मंगल तिथि है इसलिए मंगल कामना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंगल कामना। मंगल कामना। बधाई किसको देंगे? बधाई भी दे सकते हो, त्योहार है तो बधाई देते हैं, लेकिन शुभकामना किसको देते? बच्चे की परीक्षा है, अब उसमें कोई तिथि थोड़ी देखते हैं, तो परीक्षा है तो जाएगा ही सही, किसी का इंटरव्यू है तो जाएगा ही सही। तो ऐसे अचानक किसी को कुछ देना हो तो वो हुई हमारी शुभकामना। लेकिन ये त्योहार है, इस पे मंगल कामना देना चाहिए। सब देंगे ना अगली बार पक्का? तो हमारी अब नवरात्रि की क्या हो गई? जरा जोर से बोलो, क्या हो गई? और अगर दशहरे की भी मंगल कामना, यानी तो बधाई दे सकते हो।
और हमारे त्योहार और पर्व का अंतर क्या है, अब ये भी समझ लो। पर्व का मतलब नवरात्रि पर्व तो एकासना उपवास होएगा कि नहीं होएगा। और त्योहार मतलब खूब खाओ, दशहरे पे खूब खाओ, काहे का उपवास करो, करता कोई क्या है। दिवाली होली के खूब खाओ, लेकिन पर्व अगर है तो एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, उस दिन हमको उपवास करना। तो ये जो अंतर है इसको भी समझते रहोगे। लेकिन आज के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का अभियान, हम सब अलग अलग त्योहार में खरीदारी करने जाएं तो आप तो माता बहनें तो याद रखती है, हमारा छोटा छोटा व्यापारी कोई भी सामान बेच रहा है उससे जरूर खरीदे। बड़े बड़े लोगों का सामान नहीं खरीदना, वो भरे में कब तक भरोगे। अपने को तो छोटे बड़े को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। हरेक के बाल बच्चे इस बहाने से बेचारे लोग पूरे साल अलग अलग प्रकार के सामान तैयार करते, बाजार में बेचने आते हैं। हमारे द्वारा खरीदी गई चीजों से उनके जीवन में भी, उनके घर में भी दो रोटी बनती है, उनको भी सुख के दिन आते हैं। तो सबको लेके चलने के लिए त्योहार और पर्व होते हैं। इसलिए छोटे छोटे चीजों को सबसे खरीदना, सबको मौका देना और अपने बीच में से सबको लेके चलने की भाव भी रखना। इसलिए स्वदेशी का एक संकल्प पत्र है, मैं संकल्प कराना चाहूंगा। आप जरा बोलकर संकल्प करना, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सभी लोग जो जहां है वहां से, और अपना सीधा हाथ आगे रख लो और अपन एक संकल्प करेंगे। इसको जरा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसी अभियान को चला रहा है। मैं बोलूंगा, मैं तो अब बहनें होगी तो संकल्प लेती हूँ और भाई हो तो संकल्प लेता हूँ, ये बोलते रहना। मैं अपना अपना नाम बोल लें। भारत माता की सेवा, और सम्मान के लिए ये संकल्प लेता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देशी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की मैं बोलूंगा घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप बोलना घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बोलिए भारत माता की। अगली बार फिर मिलेंगे। और बहनों को भाई दूज से अभी किन किन को मिलती राशि? लाडली बहना, वाह क्या आनंद आ रहा है। आप सबका सावन में तो 250 मिले थे अलग, 1250 अलग थे, और अब की बार भाई दूज से 1500 शुरू। जोरदार अभिनंदन करो। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती? पीछे हाथ खड़े करो, किसको किसान सम्मान निधि? बहुत लोगों को मिलती। चलो आप भी अपने आ लिए ताली बजाओ बढ़िया ढंग से। और सोयाबीन किस किस के खेत में, वो भी हाथ खड़े करो। वाह, सोयाबीन वाले भी बहुत सारे, बहने भी है। जोरदार हाथ खड़े करो जिन जिन के पास है। आप चिंता मत करना, अपनी योजना लगा दी है। योजना में आपकी सोयाबीन बाजार में जाके बेचना। सरकारी खरीद है 5328, पिछली बार 2800 थी। मोदी जी के जोरदार ताली बजा, 528 बढ़ा दी होंगी। 500 रुपये क्विंटल ये हमारी सरकार ने बढ़ाई और मोदी जी के माध्यम से बढ़ी। अब हमने निर्णय लिया है
कि ऐसे में बारिश हो गई, दाना छोटा बड़ा रह गया, कुछ भी हो गया, आप बाजार में बेचने जाओगे भावांतर पे अपनी स्कीम पे 5 तारीख से 25 तारीख तक पंजीयन जरूर करा लेना, ताकि आपका पंजीयन हो जाए तो आपका अकाउंट्स का बैंक की पासबुक वगैरह फोटोकॉपी पहुंच जाएगी। जैसे आप मंडी में बेचने जाओगे, मान लो 4500 रुपए कुंटल मंडी में बिकी, वैसे तो हमने कलेक्टर से कहा कि सही दाम दिलवाना, वहाँ बेईमानी नहीं होना चाहिए, एसडीएम वगैरह भी रहेंगे मंडी में, लेकिन मान लो 4500 में बिकी तो 4500 तो उससे लेना और 828 रुपए आपका भाई देगा अपनी सरकार के माध्यम से आपके खाते में बराबर 5328 आएंगे, किसी को कोई कमी आने वाली नहीं, हरेक जो दाम अपन ने कहा है वो बराबर दे रहे हैं। इसीलिए अपनी सरकार ने पिछली बार हमारी गेहूं की सरकारी खरीद तो थी 2425 रुपए, कितनी थी 2425 है ना, और 250 का बोनस दिया कि नहीं दिया अपन ने, सबको खाते में आया कि नहीं आया। तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी सरकार का आधार। जो भाव है, जो बात है वो साफ है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर, आज नवरात्रि में निपटारा भोजन नहीं कराओगे, अगली बार भोजन करके भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए भारत माता की। संपूर्ण दुनिया में स्वदेशी के मंत्र को, इस नवरात्रि को स्वदेशी के रूप में मनाया जा रहा है। और अब मैं एक बगिया माँ के नाम पौधे का माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय जो हमारे स्वदेशी उत्पाद है उस स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। श्री प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, स्वदेशी संपूर्ण दुनिया में भारत की पहचान, उत्पाद को किस तरीके से और आज इस श्रृंखला में ऐतिहासिक आराम से जगदीशपुर में शपथ महल के इस पावन जाकर में वैसे विधानसभा के माध्यम से स्वदेशी जो हमारे वस्तुएं हैं, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं। बहुत ही आज एक पूरे संपूर्ण देश में स्वदेशी जन जागरण का एक बड़ा अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने है। यहाँ दीप बाती तमाम तरीके के अगर बात करें स्वदेशी उत्पादों का जो हमारे यशस्वी के द्वारा लगाई गई है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वदेशी जागरण के अग्रदूत और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भाव को एक जनमानस तक पहुंचाने के ध्येय के साथ। और आप सबको बताते चले कि हमारा ये पूरी नवरात्रि स्वदेशी को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और सभी लोग कृपया अपनी अपनी जगह पे अभी बैठे रहे, आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। आपको बता दूं